गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम सामाजिक विज्ञान का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ये चैप्टर 1 है हमारा, ठीक है। तो पार्ट 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नाम आपको पता है कि फ्रांसीसी क्रांति है। चैप्टर में इसके हमने 2 क्वेश्चन किए थे, बाकी क्वेश्चन हमें करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, उसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट कर देते हैं। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही है अभी, ठीक है। तो चलिए प्रश्नों को ही लिया है हमने, बेसिक नहीं लिया है इसमें से जो पूरा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ही लिया है हमने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा स्क्रीन पर सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान दुनिया के लोगों के लिए फ्रांसीसी क्रांति की विरासत का वर्णन करना है। जब 19वीं और 20वीं शताब्दी चल रही थी, उस समय जो दुनिया में लोग थे, ठीक है, तो उस समय फ्रांसीसी क्रांति की क्या विरासत थी, तो उसके बारे में हमें वर्णन करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आंसर पे डालेंगे नजर। तो आंसर पे हमने देख रहे हैं हम क्या लिखा हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति दुनिया के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। जो फ्रांसीसी क्रांति थी हुई थी, ये दुनिया के इतिहास की सबसे जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी, इसे ही माना जाता है, ठीक है। इसमें हुआ क्या था उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए पहले नंबर पे चेक करते हैं हम। तो पहले नंबर पे देखेंगे तो देखिए स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं और 20वीं शताब्दी में दुनिया में राजनीतिक आंदोलनों के लिए एक अंपायरिंग बल बन गए। क्या बन गए? एक अंपायरिंग बल बन गए। अंपायरिंग मतलब जब अंपायरिंग जो की जाती है, ठीक है, जिसमें जो अंपायर होता है, उसी तरह से एक बल की तरह बन गए, ठीक है। दूसरी अगर चीज बात करें, दूसरे नंबर की बात करें, तो यहाँ पे जो स्वतंत्रता थी, समानता थी और बंधुत्व था, इसके विचार फ्रांस में शेष यूरोप में फैल गए। फ्रांस से क्या हुआ, पहले ये सिर्फ फ्रांस में ही था ये, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार। लेकिन ये फ्रांस से शेष यूरोप में भी फैल गया, जहां अंततः सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। जब ये पूरे यूरोप में फैल गया तो ये सामंती, यहाँ पे एक व्यवस्था थी, एक चलाई गई थी, ठीक है, व्यवस्था जिसका नाम था सामंती, तो वो यहाँ पे समाप्त कर दी गई। अगले नंबर की बात करें, यहाँ पे औपनिवेशिक लोगों में, औपनिवेशिक लोगों ने, ठीक है, औपनिवेशिक जो लोग थे यहाँ पे एक संप्रभु राष्ट्र, ठीक है, एक संप्रभु राष्ट्र क्या करने, राज्य बनाने के लिए, ठीक है, मतलब एक संप्रभु राष्ट्र राज्य बनाने के लिए अपने आंदोलनों में बंधन से स्वतंत्रता के विचार पर क्या किया, काम किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उभरा हुआ था क्या, राष्ट्रवाद। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसी के बाद उभरा था राष्ट्रवाद। तो उसके विचार ने दुनिया भर में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किए। अब लोग निरपेक्ष सत्ता पर सवाल उठाने लगे। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव भारत में भी देखा जाएगा, ठीक है। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांति के विचारों से गहरे प्रभावित हुए, ठीक है। इसका प्रभाव भारत में भी देखा गया। और टीपू सुल्तान थे जो भारत के थे, और ये राजा राम मोहन राय क्रांति के विचारों से क्या हुए, गहरा प्रभाव डाला और फ्रांसीसी क्रांति ने इन पर, ठीक है। अंत में हम कह सकते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति है, उसके बाद पूरी दुनिया में जो लोग थे वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। तो इस तरह जो फ्रांसीसी क्रांति थी, जो फ्रांस में हुई थी, उसने सभी देशों पर अपना प्रभाव डाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है। इसमें ये पूछा गया है कि आज हम उन लोकतांत्रिक अधिकारों की सूची तैयार करते हैं जिनका हम
आनंद लेते हैं। ठीक है, उनकी हम क्या करते हैं, सूची तैयार करते हैं जिनका हम आनंद लेते हैं, जिनकी उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जताई जा सकती है, जिनकी उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जताई जा सकती है। आज अब आंसर चेक करते हैं, इसका आंसर पढ़ते हैं। तो देख लीजिए आंसर में क्या लिखा हुआ है। आज जो लोकतांत्रिक अधिकार हमें प्राप्त हो गए हैं उनमें से कुछ फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताए जा सकते हैं। मतलब जो इस समय जो हमको अधिकार प्राप्त है उससे संबंधित हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बता सकते हैं। पहली कि कानून के समक्ष समानता, भेदभाव पर रोक और रोजगार के मामलों में अवसर की समानता सहित समानता का अधिकार होना चाहिए। कानून के समक्ष समानता, भेदभाव पर रोक और रोजगार के मामलों में अवसर की समानता सहित समानता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। दूसरी चीज, किसी भी पेशे या व्यवसाय का अभ्यास करने का अधिकार। ठीक है, किसी भी पेशे या व्यवसाय का अभ्यास करने का अधिकार सहित अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी होना चाहिए। किसी भी पेशे या व्यवसाय का अभ्यास करने का अधिकार सहित अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी अधिकार होना चाहिए। तीसरी चीज, शोषण के खिलाफ भी अधिकार होना चाहिए। चौथी चीज, जीवन पर भी अधिकार है प्राप्त होना चाहिए। पांचवी चीज, मत देने का भी अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो क्या होनी चाहिए, ठीक है। इसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं और इसी तरह से हम लोकतांत्रिक अधिकारों की सूची भी बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, जरा इसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत होंगे कि सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश विरोधाभासों के साथ था के बारे में बताएं। इस दृष्टिकोण से क्या आप सहमत होंगे कि सार्वभौमिक अधिकारों का जो संदेश है वो विरोधाभासों के साथ था के बारे में आपको समझाना है। ठीक है, आंसर अगर देखें तो देख लीजिए, पहले नंबर की बात करें तो पहला नंबर यहाँ पे हमारा है कि सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश निश्चित रूप से विरोधाभासों के साथ बगल में था। ठीक है, जो सार्वभौमिक अधिकारों का जो संदेश था वो निश्चित रूप से विरोधाभासों के साथ बगल में था। मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा के कई आदर्श बिल्कुल स्पष्ट नहीं थे, उनके संदिग्ध अर्थ थे। उनके अर्थ कैसे थे, संदिग्ध थे। ठीक है, दूसरी चीज, फ्रांसीसी क्रांति आर्थिक समानता नहीं ला सकी। जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो आर्थिक समानता मतलब अर्थ में समानता क्या नहीं ला सकी। और यह तथ्य है कि जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी किसी भी क्षेत्र में वास्तविक समानता नहीं प्राप्त की जा सकती। ठीक है, अगर ये अर्थ में मतलब हम लोगों के पास पैसे की समानता नहीं होगी तो किसी भी क्षेत्र में वास्तविक समानता प्राप्त नहीं की जा सकती है। मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा ने समानता पर जोर दिया है। किस पर जोर दिया है, समानता पर। लेकिन समाज के बड़े हिस्से को इससे वंचित कर दिया गया है। वोट देने और अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार गरीब आदमी की समस्या का हल नहीं था। ठीक है, ये क्या था, कह रहा है कि यहाँ पे समानता पर तो जोर दिया गया था लेकिन समाज के बड़े हिस्से को इससे वंचित कर दिया गया था। वोट देने और अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार गरीब आदमी की समस्या का हल नहीं था। ठीक है, अगली यहीं पे बात करें, तीसरे पॉइंट की यहीं पे बात करें तो महिलाओं को यहाँ पे अभी भी निष्क्रिय नागरिक ही समझा जाता था। यहाँ पे महिलाओं को क्या समझा जाता था, एक निष्क्रिय नागरिक समझा जाता था। ठीक है, माना जाता था। उनके पास वोट देने का अधिकार और पुरुषों की तरह राजनीतिक कार्यालय रखने का कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। इसलिए समान राजनीतिक अधिकारों के लिए उनका जो संघर्ष था वो भी क्या था, जारी था। अगले 4th नंबर की बात करते हैं तो देखिए,
फ्रांस के जो उपनिवेश थे, ठीक है, तो फ्रांस ने उपनिवेशों को जारी रखा और उनका विस्तार किया। इस प्रकार एक मुक्तिदाता के रूप में इसकी छवि लंबे समय तक नहीं रह सकती थी। अगर यहाँ पे 5 नंबर की बात करें तो 19वीं शताब्दी की पहली छमाही तक फ्रांस में गुलामी का अस्तित्व था। 19वीं शताब्दी की पहली छमाही तक, ठीक है, जो फ्रांस में जो समय था वो कैसा था, वहां पे गुलामी का अस्तित्व था। कैसा अस्तित्व था वहां पे? गुलामी का। अगला हमारा जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे जितने भी, उनका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आप नेपोलियन, एक था जो भारत का नेपोलियन था, वो कौन सा, ठीक है, तो अगर भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन होता है। तो हमें पता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो नेपोलियन की तरह ही कार्य करता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि आप नेपोलियन के उदय की व्याख्या कीजिए। किस तरह नेपोलियन का उदय हुआ और क्या उसने कार्य किए थे, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे नेपोलियन की पहले पॉइंट की, तो देखिए नेपोलियन ने क्या किया, कहाँ से वो उसकी उत्पत्ति हुई, मतलब कहाँ से वो उभरा और इतना महान बना, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करें तो निर्देशिका की राजनीतिक अस्थिरता ने नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। नेपोलियन ने युद्धों में शानदार जीत हासिल की थी। इससे फ्रांस को एहसास हुआ कि नेपोलियन जैसा केवल एक सैन्य तानाशाह एक स्थिर सरकार को बहाल करेगा, ठीक है। तो जो नेपोलियन था वो क्या हो गया, इसका जो मार्ग था किसने प्रशस्त किया, तो ये निर्देशिका की राजनीतिक अस्थिरता ने, ठीक है। नेपोलियन ने युद्धों में शानदार जीत हासिल की थी, वो महान था, ठीक है। इससे फ्रांस को एहसास हुआ कि जो नेपोलियन जैसा जो व्यक्ति है केवल एक सैन्य तानाशाह एक स्थिर सरकार को बहाल करेगा। तो मतलब ये जो कार्य कर सकता है, कुछ बदलाव का अगर कार्य कर सकता है तो वो नेपोलियन ही कर सकता है, ठीक है। 1804 में उन्होंने खुद को फ्रांस के सम्राट का ताज पहनाया था, ठीक है। 1804 ईस्वी थे तो उन्होंने नेपोलियन ने खुद को, ठीक है, अपने आप को ही फ्रांस का सम्राट बना लिया था, ठीक है। क्या बना लिया था? फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था, उसका ताज पहन लिया था। उन्होंने पड़ोसी यूरोपीय देशों को जीतने के लिए राजवंशों को तितर बितर करने और उन राज्यों को बनाने के लिए स्थापित किया, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या किया, जो पड़ोसी यूरोपीय देश थे उनको जीतने के लिए क्या किया, राजवंशों को तितर बितर करने और उन राज्यों को बनाने के लिए स्थापित किया जहां उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को रखा था, ठीक है। नेपोलियन ने खुद को यूरोप के एक आधुनिकतावादी के रूप में देखा, ठीक है। जो नेपोलियन था उसने क्या किया, खुद को यूरोप का एक आधुनिकतावादी के रूप में देखा। उसने खुद ही अपने आप को भी एक यूरोप के आधुनिकतावादी के रूप में देखा। उन्होंने कई कानून भी पेश किए नेपोलियन ने, जैसे कि निजी संपत्ति की सुरक्षा और वजन की एक समान प्रणाली और दशमलव प्रणाली, ठीक है, द्वारा प्रदान किए गए उपाय, ठीक है। लेकिन सत्ता में उनका जो उदय था वो लंबे समय तक नहीं रह सका, ठीक है। वह अंत में वाटरलू एक स्थान था, ठीक है। 1815 का टाइम था। 1815 ईस्वी में वाटरलू में वो क्या हो गया, हार गया था। और यहीं से नेपोलियन को जो कहानी थी, ये नेपोलियन का जो चैप्टर था वो समाप्त हुआ।